आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर। आज हम 10-1 इतिहास के दूसरे अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम विश्व के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण रहा है, घटित हुआ है, उसके बारे में जो है इस कक्षा में हम जो है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में जैसे हमने शुरू में देखा, पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति हुई, परिस्थितियाँ अनुकूल हुई, जिस प्रकार से जो है वो विभिन्न जानवर जो है वो यहाँ पे जन्मे, ठीक है। और इसी कड़ी में जो मानव का प्रादुर्भाव हुआ और मानव का वर्तमान समय तक जो है वो इनकी होमो सेपियंस तक जो उसका विकास हुआ। अब सेकंड हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है कि विश्व में कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसने जो वो मानव जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मानव था वो एक जो है वो लिखने में, बोलने में, भाषा का प्रयोग करने में और शहरी जीवन जीने में जो वो असमर्थ था। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है, इस बात का गवाह है कि किस प्रकार से हमारे पास एक ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जब हमें जो लेखन कला और शैली जीवन के बारे में जो वो जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसी जो महत्वपूर्ण जो जानकारी उपलब्ध जो हमारे पास होती है वो होती है मेसोपोटामिया के बारे में, ठीक है। अब मेसोपोटामिया क्या है? जो मेसोपोटामिया जो है वो मतलब एक यूनानी भाषा का शब्द है, दो शब्द हैं जो है मेसोपोटामिया मीन्स मेजोज और पोटेमोज, ठीक है। मेजोज का जो अर्थ होता है वो मध्य, मौ से आपने याद रखना है, मेजोज और मध्य, और पोटेमोज जो है उसका जो अर्थ जो तात्पर्य है वो है नदी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि दो नदियों के बीच की भूमि ही जो है वो मेसोपोटामिया कहलाती है। और आपको मैं बता दूं कि यह मेसोपोटामिया जो है वो वर्तमान समय में इसे इराक कहा जाता है, ठीक है। इराक देश का अपना नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पे, और जो महत्वपूर्ण जो नदियाँ वहाँ पर जो आती हैं वो आती है मेजोज और पोटेमोज, ठीक है। तो इसके बारे में जो आपको अगली पीपीटी इसमें इसी में जो आपको आगे अगली साइड में भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं मेसोपोटामिया, पहले हमें समझना होगा कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया शब्द का जो अर्थ है वो है मेजोज और पोटेमोज, ओके। और जो जहाँ तक मेसोपोटामिया सभ्यता की हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो 3 सभ्यताओं से मिलकर बनी है। इनकी तीनों सभ्यताओं का सामूहिक जो रूप कहलाता है वो कहलाता है मेसोपोटामिया सभ्यता। उसमें से पहले जो सभ्यता है वो है सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। 3200 ईस्वी पूर्व या लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग जो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत एक सभ्यता का जब फैलाव रहा या फली फूली, तो वह जो सभ्यता थी वो थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता के बारे में आपको यहाँ पे बतलाना चाहूँगा कि यही वो सभ्यता है जो यहाँ की प्राचीनतम सभ्यता है, प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। और सुमेरी ही यहाँ की जो वो प्राचीनतम ज्ञात भाषा थी। और यहाँ पे मैं इतना बताना चाहूँगा कि यही वो भाषा थी जिससे जो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। हालांकि उसकी जो लिपि है वो बाद के समय आपको किलाकार लिपि के रूप में उसको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड जिसमें आता है वो बेबीलोनिया सभ्यता आता है। आपको ये यहाँ पे बता दूं कि सुमेरियन, और अगर हम इसकी भौगोलिक विशेषता की बात करते हैं तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो दक्षिणतम जो भाग था, ठीक है, दक्षिणी जो हिस्सा था, वहाँ पे जो सभ्यता जो फली फूली थी वो थी सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। अब 3200 या 30,000 ईस्वी पूर्व के लगभग जो उसको मान सकते हैं। सेकंड जो आता है इसमें बेबीलोनियन सभ्यता, ये भी 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग यहाँ पे फली फूली, और इसका जो है वो वहाँ पे समझ विकास हुआ। और 1100 ईस्वी पूर्व के लगभग जो है यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में जो यहाँ पे एक अन्य सभ्यता फली फूली थी, और उस सभ्यता का नाम था वो था आपका असीरियाई सभ्यता। क्लियर, ठीक है। अब बात हम कर रहे हैं, जैसे हमने अभी तक बात की कि हम भाषा की बात कर रहे हैं, ओके। अब भाषा जो है, जैसे आपको पता होगा कि 3000 या इस 3200 ईस्वी पूर्व या 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग जो वहाँ पे एक भाषा फली फूली थी, और उसका जो नाम था वो था सुमेरियन, ओके। 2400 ईस्वी पूर्व क्या हुआ कि वहाँ पे जो है वो सुमेर और अक्कद को मिलाकर जो है मतलब उसे जो है वो एक शहर के जो दक्षिणी भाग था उसको जो है वो सुमेर और अक्कद जो है उसको कहा जाता था, ठीक है। अक्कदी इसमें जो वो वहाँ की मुख्य तौर पर जो भाषा बनी थी। और इसका जो लंबे समय तक कहते हैं कि जब सिकंदर ने जब यहाँ पर हमला किया था तो उस समय जो वहाँ की अक्कदी भाषा का प्रयोग उसमें किया जाता था। और 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग जो वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाषा थी वो थी अरामाइक भाषा। अरामाइक भाषा
जो है बहुत हद तक जो है वो इतनी व्यापक स्तर पर जो वहाँ पे जो मौजूद रही कि कुछ क्षेत्रों में जो उसमें आज भी इस जो इराक में जो प्रयोग किया जाता है। जिस मेसोपोटामिया का नाम मैं पहले बात कर रहा था कि मेसोस और पोटामोस से बनकर बना है और ये दसला और फरात नदियों की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। ठीक है, तो इसमें आप इसमें जो इस स्लाइड में आप देख सकते हो किस प्रकार से जो वो इन सब चीज़ों का जो है वो उल्लेख इसमें किया गया है, चाहे वो भाषा है, चाहे वो उसकी जो है वो उत्पत्ति की बात हो। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो इसे जो है वो किस प्रकार से जो है वो वहाँ पे हम देख सकते हैं इस सभ्यता के फैलाव के बारे में, इस सभ्यता के संबंध के बारे में। क्योंकि हमें ये देखना होगा, जैसे हम यहाँ पे अगर मानचित्र की बात करें, यहाँ पे हम देखते हैं भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और नीचे को जो आप फारस की खाड़ी, लाल सागर इसमें देख सकते हो यहाँ पे। और इसी के बीच में जो आपको बेबीलोन, उरुक, उर, मारी, ठीक है, सीरिया, लेबनान इत्यादि दिख रहा है। दजला और फरात नदी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे यह जो सभ्यता थी वो फली फूली थी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जैसे अगर हम यूरोपीय कंट्रीज़ की बात करते हैं, देशों की बात करते हैं, तो वहाँ पे मुख्य जो हमारा जो रिलीजन आता है, ठीक है, तो वो ईसाई धर्म आता है। और ईसाई धर्म की जो पवित्र जो पुस्तक है वो है बाइबल। उसका जो सबसे पहला जो पार्ट है वो है ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे शिमार पर्वत का वहाँ पे जिक्र किया गया है। तो शिमार पर्वत जो है उसमें, या सुमेरु पर्वत, ठीक है, उस मे बी कि ये शिमार जो शब्द है वो वहाँ पे सुमेर के लिए जो है वो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जैसे ओल्ड टेस्टामेंट की है उसी का ही एक पार्ट है, उसमें जो वो बुक ऑफ जेनेसिस है। और कहा जाता है कि इसमें इसका जो कहते हैं कि यहाँ का जो शुमार है, इनकी सुमेर जो है वो ईंटों के लिए प्रमुख तौर पर जाना जाता है। क्लियर? फिर अगला हम बात करते हैं, जैसे हम कुछ चीज़ों की यहाँ पे समानता है। जैसे आप विभिन्न धर्मों की बात करते हैं तो जल प्लावन की कहानी वहाँ पे पाई जाती है। मतलब उसके अनुसार जो है वो विभिन्न धर्मों में विभिन्न नाम जो है पात्र उसमें बतलाए गए हैं। क्या हुआ कि कहते हैं कि जो वो कभी जो वो इस धरती पर जो जल प्रलय हो गया, पूरी धरती और समस्त जीव है वो जलमग्न हो रहे थे। तो कहते हैं कि उसी दौरान जो है वो जो भगवान ने, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को जो है वो एक जिम्मा सौंपा कि वो बहुत विशाल नाव का जो है निर्माण करें। और उसी प्रकार से जो है वो प्रत्येक जो जीव हैं उनका एक जोड़ा जो उसमें वो सलामत रखे। ठीक है, इसी के अंदर और क्या हुआ कि जल प्लावन के दौरान क्या हुआ, वो कश्ती के ऊपर अंदर जितने का जो जोड़े होंगे वो सुरक्षित रह जाएंगे और बाकी की सारी चीज़ जो वो समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा ही पात्र जो वहाँ पर नोआ नाम से जो वहाँ पे पाया जाता है। और फ़र्क केवल इतना आता है कि वहाँ पे जो उसे नोआ नाम से उसमें कहा जाता है। और मेसोपोटामिया के साहित्य में भी इसी प्रकार की जो वो घटना मिलती है, यहाँ पे मिलती जुलती है। लेकिन उसका जो फ़र्क आया उसमें आता है कि वहाँ पे वो नोआ नामक पात्र था, लेकिन यहाँ पर जो है वो जियोस सुदरिया उत्नापिष्टम उसका नाम था। क्लियर? आपको यहाँ पे फिर से मैं ये बात दोहराना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ें जो वो अपने माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि किस प्रकार से ये स्थिति थी। भूमध्य सागर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में जो ये कड़ी आती है, इस तरफ को जो है आपका, एक तरफ को जो है वो आपका यहाँ पे एशिया आ जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो आपका अफ्रीका आ जाएगा। भूमध्य सागर के ऊपर वाला क्षेत्र आता हुआ था यूरोप आपका आ जाएगा। क्लियर? जहाँ तक हम बात करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता और उसकी भूगोल की, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बतलाना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे भौगोलिक जो स्थिति है उसकी, वो कैसी है। उत्तर पूर्व जो वो कृषि योग्य वहाँ पे भूमि थी। उत्तर में वहाँ पे जो वो प्रेरीज, ठीक है, मतलब ऊंचे घास के मैदान थे जहाँ पे मुख्य तौर पर आपने देखा होगा, आपने विभिन्न छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि संसार के अनेक क्षेत्रों में जो वहाँ पे 7,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व जो है वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में जब कृषि का जो है वो विकास हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो क्षेत्र था उसमें भी इसी प्रकार से जो कृषि थी वो फली फूली थी, आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में मैं आपको यहाँ पे एक ब्रश के माध्यम से जो उसमें बतलाने का आपको प्रयास करूँगा। आप इतिहास में जब भी मानचित्र करते हो तो उसमें जो है वो इसमें एक इस तरह का निशान होता है, एक जमा का निशान, एक डायरेक्शन इंडिकेटर हम बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हमेशा ही जो है वो क्या होता है कि जो ऊपर की जो दिशा होती है वो हमेशा ही नॉर्दर्न रहती है, इनकी उत्तरी रहती है, और ये वाली जो दिशा होती है वो हमेशा ही पूर्वी रहती है।
क्लियर, ठीक है। इस बात को जो है आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी, आप इसी आधार पर जो इस चीज़ को, इसका क्षेत्र देख सकते हैं कि कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच के जो क्षेत्र है वो जो आता है वो जो कृषि योग्य उपजाऊ था, ठीक है। अब जब जहाँ तक हम उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसका उत्तरी जो क्षेत्र था वो कैसा था, प्रेरी रीजन के ऊंचे वहाँ पे घास के मैदान थे, और मुख्य तौर पर जहाँ पे ऊंचे घास के मैदान हो जाते हैं वहाँ पे मुख्य जो व्यवसाय हो जाता है वो हो जाता है पशुपालन, ओके। और जो दक्षिणी जो क्षेत्र है इसका, ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि दजला फरात नदी यहाँ पे है, तो यहाँ का जो अधिकतर जो हिस्सा है, जो उरुक से पीछे का जो कुछ हिस्सा है वो हालांकि मरुस्थलीय है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे दजला और फरात नदी में क्या होती थी कि बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ के कारण जो हल्की मिट्टी वहाँ पे वो बहा कर ले जाती थी और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वो फैला देती थी, ओके। तो वहाँ पे क्या हुआ कि और बाकी समय जो फरात दजला नदी जो है वो आपके जो अरेबियन जो कंट्रीज़ है, ईरान इत्यादि क्षेत्रों के साथ जो है वो जल परिवहन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक माध्यम था, जबकि फरात नदी क्या थी, वो अपने साथ जो पानी की जो बहाव है उस वो विभिन्न क्षेत्रों में जब इसमें बढ़ जाता था तो वो विभिन्न ट्रिब्यूटरीज जल धाराओं के रूप में उससे बन जाता था, और वही जो है उस क्षेत्र को अत्यधिक उपजाऊ बना दिया करता था, क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपने इस चीज़ को समझ लेना है, क्लियर, ठीक है। और जहाँ तक हम बात करते हैं जैसे जो दक्षिण की, मतलब जैसे हम अगर हम फसलों की बात करते हैं तो यहाँ पे गेहूँ है, जौ है, मटर है, सेम है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें वहाँ पर जो वो उसमें उगाई जाती थी, ओके। अब जैसे खेती के अलावा जो यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी जो है वो विभिन्न जो आपके स्टेपीज़ हैं, ठीक है, स्टेपीज़ वहाँ पे मैंने कहना था प्रेरीज की जगह, स्टेपीज़ के जो है वहाँ पे स्टेपीज़ क्या होते हैं, स्टेपीज़, प्रेरीज, पंपास, ये विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है वो ऊंचे घास के मैदानों को कहा जाता है, क्लियर। और इसमें जो है वो इसके अलावा जो है वहाँ पे बहुत बहुत सारी जो क्या कहते हैं जो फसलें हैं, ठीक है, जो पशु से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं वो भी उसमें जो प्राप्त किए जा सकते थे, क्लियर, ठीक है। और इस प्रकार से जो हम बात करते हैं जैसे शहरीकरण का इसमें महत्व, इसमें इसमें बात करते हैं इसमें, तो आप इसमें देख सकते हो ये वो क्षेत्र हैं, देखिए ये वो क्षेत्र है जैसे मेसोपोटामिया पर्वत, स्टेपी, रेगिस्तान और दक्षिण का संचित क्षेत्र, ओके। तो ये वो कृषि उत्पादक क्षेत्र है जो आप ग्रीन से कलर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंचित ये क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पे जो फरात नदी और तसरा नदी जो हल्की मिट्टी जो ले बहा कर लाती थी और उसके उपरांत जो यहाँ बिछाई जाती थी और ये जलधाराओं में इसे जो है वो सिंचित करने के प्रयोग में जो लाई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और ये जो था आप इसमें देख सकते हो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ये पर्वतीय वहाँ पे क्षेत्र वहाँ आकर बने हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे वारका शेष की मूर्ति इसमें बतलाई गई है, ये शहरीकरण के महत्व के संदर्भ में इसमें हम बात कहेंगे। तो एक्चुअल में आप ये एक मूर्ति इसमें से आप देख सकते हो, मैं फिर से आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे एक इसमें जो है वाकाशिश की इसमें मूर्ति इसमें आप देख सकते हो। एक्चुअली में ये क्या था, ये जो 300 ईस्वी पूर्व जो वो उरुक नगर से ये जो है एक सिर वहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, इसमें आप लिखा हुआ भी इसमें देख सकते हो। और उसमें जो है वो आंखों और भावों में इसमें जो नील लाजवर्द और सफ़ेद सीपी, काले डामर, बोलने का मतलब है विभिन्न चीज़ों का जो है इसमें प्रयोग किया जाता था। अब कुल मिलाकर हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लाने के लिए जहाँ पे शहरीकरण जब 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 मुख्य तौर पर जो है कृषि उत्पादन अधिक होता है या किसी चीज़ का उत्पादन उद्योगों में अधिक होता है, तो वो सीधे तौर पर जो बढ़ावा देता है किसको, औद्योगिकरण को, क्लियर, ठीक है। और औद्योगिकरण जो है वो क्या होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहता है, मतलब एक प्रकार से आत्मनिर्भर नहीं रहता है, वो विभिन्न चीज़ों के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर जो है वो आधारित रहा करता है। कुल मिलाकर जो अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को वो जो है वो विदेशों से उसको जो है वो आयात करते थे, जैसे अगर हम बात करें तांबा, रांगा, ठीक है, टिन, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की हुआ करती थी, जैसे हमने अभी बात की कि नील लाजवद मणि, सफ़ेद सीपी, काला डामर, ओके। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भी उसके लिए जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, जो विभिन्न देशों से विभिन्न क्षेत्रों से जो वो वहाँ तक लाई और ले जाई जाती थी। अगर हम मेसोपोटामिया लोगों की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर जो जो फारस की खाड़ी, ठीक है, आप मैं फिर से ये बतलाना चाहूँगा आपको, ये यहाँ पे आप खाड़ी देख रहे हो जो
वारकाशिश शब्द के ऊपर इसमें लिखा गया है, ठीक है। ये फारस पर्शियन गल्फ है, मतलब फारस की खाड़ी है। तो यहाँ पार से जो है वो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आयात करते थे, जैसे कि तांबा हो गया, रांगा हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, सोना हो गया, लकड़ी इत्यादि जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो वो खाड़ी पार के देशों से मंगवाया करते थे। ओके, और विभिन्न क्षेत्रों के साथ जो है उसका, यहाँ तक कि भारत के जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके साथ भी जो उसका काफ़ी हद तक जो है वो मतलब जो है वो लेन देन हुआ करता था। अब हम जहाँ तक बात करते हैं लेखन कला के विकास, तो लेखन कला के विकास के संदर्भ में आप जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमने कहा है कीलाकार लिपि। हमने पहले ही बात की थी कि एक्चुअल में जो है वो वहाँ के लोगों ने सबसे पहले लिखना शुरू किया। आपको याद होगा कि भाषा क्या होती है, भाषा मतलब उच्चारित ध्वनि होती है जिसके माध्यम से हम विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो कुल मिलाकर उसी भाषा को जिन चिन्हों, जिन प्रतीकों के माध्यम से लिखा जाता है वो लिपि कहलाती है। तो अब सुमेरियन भाषा है, चाहे वो अकदी भाषा है, चाहे वो अरामाइक भाषा है, अब उसको लिखने के लिए जो है वो जिस लिपि का वो प्रयोग करते थे, वो वहाँ की जो लिपि थी वो थी कीलाकार लिपि, ठीक है। ये जो है वो कीलाकार लिपि, आप इसमें देख सकते हो कि कीलाकार लिपि जो है वहाँ पे इसको क्यूनिफॉर्मा के नाम से जाना जाता है। ये दो शब्दों के नाम से मिलकर जो बन गई हैं, उसमें से पहला जो है वो क्यूनिस है और दूसरा है फॉर्मा, ठीक है। क्यूनिस का जो अर्थ होता है वो खूंटी होता है, कील होता है, और फॉर्मा का जो है वो अर्थ होता है आकार, ठीक है। इनकी खूंटी के आकार की जो लिपि है उसे जो वो कीलाकार लिपि कहा गया है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, क्लियर, ठीक है। क्यूनिफॉर्मा लैटिन शब्द क्यूनिस जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार। यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे, शायद आपको यहाँ पे नज़र आए। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि ये एक ही मिट्टी की पट्टिका बनी हुई है। मिट्टी की पट्टिका कैसे बनाते थे कि चिकनी मिट्टी को गूंदा जाता था, गूंदा जो है वो उसके बाद उसको समतल बनाया जाता था। समतल बनाने के उपरांत जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी की सीधी जो है कोई स्टिक हम छोटी सी वो ले लेते हैं, और उसके माध्यम से जैसे हम निशान उस पर जो प्रत्येक लगा सकते हैं, तो वो जो है उसको जो है उस लिपि के इनकी उसके सीधे ही उस प्रतीकों को जो उसमें जो वो प्रयोग में लाया जाता था, और उसे एक कीलाकार लिपि कहा जाता है। यहाँ पे जो वो कुछ चीज़ें आप इसमें बतलाएंगे, जैसे इसमें आप इस लिपि को देखो, ये 3200 ईस्वी पर जो बहुत सारी इसमें मिट्टी की पट्टिकाएँ मिली हैं। जैसे इसमें प्रत्येक पट्टिका की जो ऊंचाई होती है वो 3.5 सेंटीमीटर होती थी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे इसमें ये बैर बतलाया गया है पहले उसमें। फिर आप देख सकते हो कि ये अनाज और मछली, आप इसमें देख सकते हो, मतलब ये सब चीज़ें देखिए। इसमें वैसे पानी की इसमें लग रहा है कि इसमें जो वो मछली जैसी इसमें बतलाई हुई है, ठीक है। ऊपर जो वो एक पौधा सा उसमें नज़र आ रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ें जो हम उसमें देख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है हम उसमें देख सकते हो, ऐसी जो इसको जो पट्टिका में उसमें जो प्रयोग किया जाता है, ओके। तो कुछ चीज़ों को जो है वो आपने इसमें समझना है, जैसे कि सबसे पहले जो वो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, ठीक है। तो उसमें जो आपका जो जवाब होगा वो होगा इराक, ठीक है। मेसोपोटामिया किन किन दो नदियों के बीच में फैली फूली, तो वो होगा दजला और फरात। और तीसरा होगा कि वहाँ की जो प्रमुख भाषाओं के नाम और विकास, तो सबसे पहले जो हम भाषा थी वो थी सुमेरी, फिर अकदी, फिर अरामाइक, क्लियर, ठीक है। अगर हम उसके वहाँ के व्यवसाय की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर जो जिसे हमने देखा था उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो कृषि, उत्तरी क्षेत्र में जब आपका पशुपालन, ठीक है, और दक्षिण क्षेत्र में जो वो विभिन्न जो उन नदियों के परिणाम स्वरूप ये जहाँ तक ये जो है वो जल परिवहन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था, और दजला नदी जो उसकी एक महत्वपूर्ण इसके लिए जो वो एक नदी थी, ठीक है। और उसके बाद हम फरात नदी की बात करते हैं, तो वो जो है वहाँ पे जो जलधारा उसने बनाई थी, उसने जो उस दक्षिणी मरुस्थलीय क्षेत्र को भी बहुत अधिक उपजाऊ उसमें बना लिया था। और यही वो क्षेत्र था जहाँ पे सबसे पहले लिखने का विकास हुआ था, और यही वो क्षेत्र था जहाँ पे जो सबसे पहले जो है वो शहरीकरण का भी विकास हुआ, ठीक है। और शहरीकरण जब वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध विशेषता होती है वो होती है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का अर्थ होता है वो होता है मतलब काम का बंटवारा, ठीक है, कि इनकी किसी को ये काम दे दिया, किसी को वो काम दे दिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जब हम शहर की बात करते हैं या शहर जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बढ़ई अपना काम करेंगे, ठीक है, और कर्मकार अपने करेंगे, दुकानदार अपना करेंगे, दुकानें विभिन्न प्रकार की होंगी, ठीक है, कोई चाय का व्यवसाय, मतलब हर प्रकार के जो क्षेत्र है वो अपने अपने हिस्सों में जो वो निपुण हुआ करते थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगा और समझ आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।